गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। पाजी, आज महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस। आज के दिन नेशनल हॉलिडे होता है, हर इंसान को छुट्टी मिलती है, लेकिन सही मायनों में देश को छुट्टी मिलनी चाहिए आतंक से, क्राइम से, बेरोजगारी से, और तभी ये सही मायनों में एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी बापू गांधी को। पहले हम अज्ञानता के गुलाम हुआ करते थे, आजकल टेक्नोलॉजी के होंगे बाजी। आप देख लो, पहले जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता था, हर जगह अंगूठा चलाता था। हाँ। अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि अंगूठा दोबारा वापस आ गया है। आप किसी ऑफिस जाओ, कॉर्पोरेट ऑफिस में जाओ, आप अंगूठा दिखा के एंट्री होती है। हाँ। वीजा लगवाने जाओ, अंगूठा लेते हैं। हाँ। हर जगह अंगूठा चलता है। पहले आप देख लो, अंगूठा किसी को दिखाते थे तो लगता था ठेंगा दिखा रहा है। हाँ। आजकल लाइक का सिंबल हो गया ये कि आई लाइक इट। देख लो, आप खुद देख लो। हाँ। एक जमाने में पाजी, एक गुरु ने अपने शिष्य से अंगूठा मांग लिया था, उसने दे भी दिया था। आज कोई गुरु मांग के देख ले, शिष्य कहेगा भाई 4 वाली चाहिए, 4 उंगलियां ले लो, अंगूठा नहीं मेरे को देना। क्योंकि अंगूठे के बिना काम ही रुक जाएगा पाजी। सारा व्हाट्सएप और आजकल की दुनिया में टेक्नोलॉजी जो है इतनी हावी हो गई है, मोबाइल फोन्स, आदमी का मुंह सर ऐसे झुका रहता है बाजी। हाँ। लोगों को लगता है कि बेचारा संस्कारी है। आजकल बिना अंगूठे के कोई काम हो ही नहीं सकता। हाँ। पहले आदमी बाथरूम जाता था, 5 मिनट में काम खत्म किया, बाहर। अभी आदमी मोबाइल लेके जाता है, 1-1 घंटा लगा रहता है, सारी ईमेल पढ़ेगा, जवाब देगा, मतलब पेट और इनबॉक्स साथ में खाली करके आता है। तो अगर वो साथ में चार्जर लेके गया तो समझो शो 3 घंटे चलेगा। अच्छा, कई आदमी अंदर फोन भी रिसीव करते हैं, हेलो, अच्छा बाथरूम में आती है एको, तो सामने वाला भी समझ लेता है, वो कहता है आप पहले कर लो फिर बात करते हैं। यार। अच्छा, पहले लोग फेस टू फेस बात करते थे, आजकल घर में आप देख लो, परिवार के आपस में जो मेंबर है वो मोबाइल पे बात कर रहे हैं। जिनके घर पे एक बच्चा है, जिनको प्राइवेसी नहीं मिलती, तो बाप बाहर ड्राइंग रूम में बैठा है, माँ बच्चे को सुलाने गई है, बाहर से मैसेज करता है, मुन्ना सो गया तो आऊं? अंदर से रिप्लाई आता है, आ जाओ, मम्मी सो गई है, मैं मोबाइल पे खेल रहा हूं। रंग में बांग। आजकल देख लो, जो काम करने जो बाइयां आती है वो भी बड़ा मोबाइल फ्रेंडली हो गई हैं। एक किसी मेम साहब ने पूछा, तो कल काम पे क्यों नहीं आई? कहती है साहब, मैंने ना कल साहब का स्टेटस पढ़ा था फेसबुक पे, लिखा था इट्स रेनिंग फीलिंग रोमांटिक, तो मैंने सोचा काहे को डिस्टर्ब करने का। मतलब कुछ भी हो रहा है। आजकल तो लोग मोबाइल से पैसे भी ट्रांसफर कर देते बाजी। पहले के जमाने में अगर कहीं किसी को पैसे लेके जाना होता था, आदमी की जान सुखी होती थी। हाँ। और अगर एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो मरा होता था अंदर से वो, कि यार कैसे लेके जाऊंगा। तो मैं देखता हूं, पुराने बुजुर्ग अपनी बनियान के अंदर भी जेब रखते थे। हाँ, हाँ। कुछ पैंट के अंदर चोर जेब, कई तो लंगोट में छुपा के लेके जाते थे। हाँ, हाँ। लोग बोलते ना पैसा किसको चुपता है, उसको चुपता था जो लंगोट में लेके जाता था। और चलता भी ऐसे ऐसे था। अगर कोई पूछता था क्यों भाई, दाद है? नहीं, दाद नहीं, जायदाद है। अच्छा पाजी, पहले के जमाने में लोग पत्ते भी पहनते थे। अच्छा, वो लोग शेर सामने आ जाए नहीं डरते थे, उनको डर लगता था बकरी से, कि अगर ये आके हमारा टक्सीडो खा गई तो जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है। भाई, आपको तो ये पता ही होगा कि पहले कागज पे लिखने से पहले पत्तों पे लिखते थे। हाँ, हाँ। मैं सोचता हूँ आज के जमाने में भी अगर ऐसा होता, हाँ। और आपका कोई शेर पत्ते पे लिखा होता, और बकरी जाती खा, हाँ। तो बकरी फिर सुबह शेर का काफी अलग निकलता, मिश्रा अलग निकलता। बकरी फिर मैं करती नहीं, बकरी कहती टोको। अच्छा, आजकल तो लड़का लड़की एक दूसरे को जानते नहीं, फेसबुक पे सीधा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं। पहले के जमाने में जवान लड़कों को अगर कोई लड़की पसंद आती थी शादियों में, तो पहले किसी बच्चे को पटाते थे, उसको चॉकलेट देते थे, फिर उसके हाथ में मैसेज भेजते थे। ये दिनेश है ना, इसने सेम फॉर्मूला आजमाया, इसने एक बच्चे को चॉकलेट खिलाई, बच्चे ने चॉकलेट खाली, चिट्ठी फाड़ती, करे तेरे से नहीं पटेगी। कई बच्चे बड़े चालू होते हैं। अच्छा, पहले के जमाने में जब लड़की को देखने आते थे लड़के वाले, लड़की सर झुका के बैठी रहती थी, आज भी बैठी रहती है, लेकिन आज रीजन अलग है। वो पहले लड़की किचन के फोटो खींच के ना, किचन से सहेली को व्हाट्सएप कर रही होती है, देख तो कैसा लगा। आगे से सहेली का रिप्लाई आता है, पिछले हफ्ते मेरे को भी देखने आया था। मना कर देना, ये चाय बिस्कुट का शौकीन है, इस चक्कर में लड़कियां देखने जाता रहता है। अच्छा पाजी, जब ये लड़के वाले आते थे लड़की को देखने ना, तो ये चाचियां भाभियां होती ना जो, ये बड़ा डराती लड़की को। हाँ तो मुंह नीचे करके देखना, नहीं तो बेशर्म समझेंगे। और खुद ना आधा किलो दुपट्टा चबा जाती लड़के को देखते देखते, और खुद लड़के को पूरा ताड़ रही है तो बड़ा खूबसूरत, हमने भी अपने टाइम पे सर उठा के देख लिया होता तो हमें भी गोगा कपूर की जगह रणबीर कपूर मिल जाता। हाय, अपना कपूर तो खराब किया ही, बच्चे का कपूर भी टेढ़ा हुआ है।
अच्छा, पहले जब शादियां फिक्स होती थी, लड़का लड़की तो एक दूसरे को देखते नहीं थे, कोई चौथा रिश्तेदार जाता था अलग से ही, उन लड़की वालों को गांव में जाता था, उसको भी लड़की से नहीं मिलाते थे। वो लड़की की माँ को देख के आइडिया लगाता था कि लड़की भी ठीक ठाक रहेगी। अगर लड़की गलती से चलेगी मुच्छड़ बाप पे तो दूल्हे की किस्मत। दूल्हे को जाके सुहागरात पे देखने को मिलता था, घूंघट उठाता था, तब पता चलता था कि लॉटरी निकली है कि पत्ते पिट गए। पाजी यहाँ पे बस नहीं होता था, अगर तो बीवी मनपसंद निकल आई तो 4-5 बच्चे हो ही जाते थे, और अगर मनपसंद नहीं निकली गुस्से में 7-8 होते थे फिर। खाना पकाने में कितनी मेहनत होती थी, जाओ जंगल में जाके 2 घंटे लकड़ियां ढूंढ के लाओ, फिर चूल्हा जलाओ, खाना बनाने में 4-5 घंटे। आजकल आप किसी तरह का भी खाना ऑर्डर कर दो, आपके घर में आधे घंटे में आ जाता है। फिर उसको पचाने के लिए आदमी को 2-2 घंटे लगते हैं, वॉक करती है, फिर सैर करते हैं, ट्रेडमिल पे भागते हैं, लास्ट में चूरन ही काम आता है। पहले के टाइम में घरों में एक ही टीवी होता था, मतलब कहाँ इतने टीवी होते थे। आजकल तो हर जगह अलग अलग टीवी है, सब अलग अलग बैठ के देखते हैं। अच्छा, कमरे में सारे इकट्ठे तभी होते हैं जब वाईफाई बंद हो जाता है कि क्या हुआ क्या हुआ। उस समय एक ही प्रोग्राम आता था, सारे मियाँ बीवी दादा बच्चे पोते सब, कृषि दर्शन लगा, उसी को देख के एंजॉय कर रहे हैं। उसमें एक आदमी आता था, हम आपको बताएंगे अपनी खड़ी फसलों को बर्बाद होने के उपाय। अच्छा, खड़ी फसलों के बारे में वो बता रहा है जिसकी अपनी फसल सारी उड़ चुकी है। तो मतलब जब बच्चा होता था, दादा कहता था भी ना तो मेरे पे गया ना तेरे पे, बच्चा ये जवार के बूटे जैसा क्यों है। तो कहता है पापा जी सारा दिन बहू कृषि दर्शन देखेगी तो बच्चा जवार के बूटे जैसा ही होगा। पर एक बात है, ऐसी बात नहीं है कि टेक्नोलॉजी के फायदे नहीं है, नुकसान भी हैं कुछ। पर मैं आप सब लोगों की राय जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी के क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान है। कोई मेरा भाई बंधु विशेष टिप्पणी करना चाहता हो। आप बड़ी खूबसूरत बन के आई मैम, शादी से आ रही हैं कहीं कि जा रही हैं कहीं? अच्छा, बहुत प्यारी लग रही हैं आप, बहुत शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। जी सर, जी आप। कपिल जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, थैंक यू सो मच। टेक्नोलॉजी के मेरे हिसाब से तो बहुत सारे फायदे हैं, और मेरे से ज़्यादा ये फायदे कौन जान सकेगा। मैं एक साइंटिस्ट हूँ। अच्छा, हाँ। क्या बात है, कहाँ से है सर आप? मैं नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, आपने अगर सुना होगा, वहाँ पे मैं प्रिंसिपल साइंटिस्ट हूँ। अच्छा, हम लोग रिसर्च करते हैं गाय के ऊपर, भैंस के ऊपर, इनके गाय के दूध। ऊपर क्या रिसर्च करते हैं? हम उनके दूध वगैरह के ऊपर रिसर्च करते हैं। रिसर्च क्या करना, पी लो? मतलब मैं समझा नहीं, मतलब क्या रिसर्च करते हैं आप? एक तो बहुत ही कॉमन तरीका है जो कई सालों से होता है, क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं हम लोग। अच्छा जी। अंग्रेजी गाय को देसी गाय से हम क्रॉस ब्रीड करते हैं। अच्छा जी। और जो उनके बच्चे पैदा होते हैं वो अच्छी नस्ल तो के फिर होते उनका हैं। पासपोर्ट कहाँ का होता है? अच्छा। फिर हम घी वगैरह पे बहुत रिसर्च करते हैं। अच्छा जी। क्योंकि हम लोग चाहते हैं सब लोग अच्छे तंदुरुस्त रहें। तो घी तो सर बन गया ना, मतलब अब तो लोग खा रहे हैं सालों से, तो उसके ऊपर क्या रिसर्च रहती है आपकी? कोलेस्ट्रॉल आप लोगों ने सुना होगा। जी, जी। कोलेस्ट्रॉल के काफी नुकसान रहते हैं, तो हम लो कोलेस्ट्रॉल घी बनाते हैं। अच्छा, तो उसमें से हम कोलेस्ट्रॉल निकाल देते हैं एक तरीके से। अगर ऐसा पॉसिबल है जैसे गाय को रोज ट्रेडमिल पे दौड़ाओ तो वही कोलेस्ट्रॉल कम वाला घी दे, ऐसा होता है? मतलब ऐसे पूछ रहा हूँ, साइंटिस्ट आप हैं, मुझे आइडिया नहीं। पर सीरियसली अगर देखो पाजी, आप आदमी लेके अपनी गाय को सुबह लेके भागे तो उसके दूध में फैट हो ही ना, कितना हो नहीं सकता सर ऐसे पॉसिबल? हाँ जी, हो थोड़ा बहुत तो खैर, उसको गाय अगर वर्जिश करेगी तो फैट उसका थोड़ा। तो गाय को जिम ज्वाइन कराएं पहले। कहने का मतलब कि टेक्नोलॉजी का फायदा तो है जी, टेक्नोलॉजी अगर सही का तरीके में यूज की जाए। मेरी तो दाल रोटी चलती है टेक्नोलॉजी। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है सर, आपकी दाल रोटी चलती रहे और बहुत अच्छी चले। Thank you so much. घी डाल के खाया करें आप। Thank you so much. बहुत बहुत Thank शुक्रिया सर शो में आने के लिए, धन्यवाद। और कोई मेरे दोस्त इस मुद्दे पे विशेष टिप्पणी करना चाहते हो? जी मैडम। हेलो सर, हेलो। मैं अमृतसर से आई हूँ। अरे वाह, हमारे शहर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहाँ पे रहती है अमृतसर में? अमृतसर में सिटी साइड नमक मंडी। नमक मंडी को नमक मंडी क्यों कहते हैं वैसे? नमक तो हाँ, मिलता नहीं नमक उधर से। ज़्यादा अच्छा मिलता है इसलिए। किसने बोला? मैं भी इतने साल रहा हूँ, मुझे तो नहीं कभी नजर आया। हमारे तरफ आइए, हम आपको लेके देंगे। और एक लकड़ मंडी भी है, वहाँ पे कोई लकड़ी का कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसे ही लकड़ मंडी। जी, तो आप क्या विशेष टिप्पणी करना चाहेंगी? एडवांटेजेस हैं उसके टेक्नोलॉजी के, पर बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करने लग पड़े हैं। जी, जी। हम लोग उनको कहते हैं कि भाई चलो अपना होमवर्क मिला है, कुछ सर्च कर लो उसके ऊपर, जी। तो वो पढ़ाई के छोड़ के कोई डोरेमोन ढूंढ रहा होता है, कोई अपना कुछ ढूंढ रहा होता है। तो जी, इसके जी। बहुत साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं बच्चों के ऊपर। ये तो है, सच्ची बात है। आजकल ग्राउंड वो होती नहीं, जो गेम जो पहले जब कोई खेलते थे इंडोर मिट्टी में। हाँ, कोई हम नहीं बच्चे रही। मिट्टी में मिट्टी हुए पड़ते थे, 15-15 बच्चे। माएँ पहले 15 बच्चों को नहलाती थी, फिर अपना पहचान के लेके आती थी। वो सिस्टम ही खत्म हो गया है एक्चुअली। मेरा 1.5 साल का बेटा है, वो हर टाइम मोबाइल पे स्टिक रहता है। 1.5 साल का? हाँ। पर चलो, बच्चा मोबाइल पे बिजी रहेगा तभी तो उसका भाई बहन कोई आएगा। और ये बिल्कुल सही पॉइंट उठाया मैडम ने कि एक्चुअली ये माँ बाप के हाथों में है। आप अपने बच्चों को थोड़ा टेक्नोलॉजी से दूर रखें, थोड़ा बचपन एंजॉय करने दें, उसके बाद जब बड़े हो जाएंगे अपने आप सीख जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका शो में आने के लिए। थैंक यू। और कोई मेरे दोस्त? जी भाई साहब। मेरा नाम प्रकाश है और मैं स्पेशली कुवैत से आपके शो देखने के लिए यहाँ आया हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत है जी, सर जी, आपका।
एक्चुअली कपिल जी, मैं ये आपसे कहना चाह रहा था कि टेक्नोलॉजी से नुकसान ही है, फ़ायदे तो नहीं है। और इसमें ऐसा है कि जो लोग अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, शातिर समझते हैं, जी। क्लेवर समझते हैं, वो अभी क्लेवरनेस और वो शातिरपना अभी रहा नहीं है कपिल जी। उसका कैसे मैं मतलब? मुझे मेरे साथ एक वाकया हुआ है, उसका जी। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ मेरा वाकया। एक दिन मैं अपनी कॉलीग फ्रेंड के साथ दुबई मॉल में परचेसिंग कर रहा था। कुछ चीज़ मुझे अपनी वाइफ के लिए भी पसंद आ गई। तो किसके साथ शॉपिंग कर रहे थे? अपनी फ्रेंड के साथ, जो वाइफ को नहीं बताया आपने। जस्ट और फ्रेंड। जी 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 सर। हाँ। और कुछ चीज़ मुझे अपनी वाइफ के लिए पसंद आई। अच्छा। मैंने परचेस की, मतलब व्हाट्सएप पे उसका फ़ोटो खींचा, वाइफ को भेजा, मैंने देखो आपको अगर पसंद आती है तो मैं ले आऊँ आपके लिए, ये 2-3 चीज़ें हैं। तो वाइफ ने कहा ठीक है, ये वाली मेरे लिए पसंद है, ले आओ। लेकिन उसने वो टैग पढ़ा, उस दुकान का नाम देखा और उसने इमीडिएटली ऑनलाइन कैमरा आजकल हर का अवेलेबल है ही सही जी। और उसने घर बैठ के देखा कि मैं किसके साथ हूँ, कहाँ हूँ, कैसे हूँ। और जब मैं घर वापस आया, उसने पूछा आप किसके साथ थे? मैंने कहा मैं तो किसी के साथ नहीं था, मैं तो अकेला था। बोला ये आपका वीडियो है, ये देखो, आप इसके साथ थे। तो ये टेक्नोलॉजी का आपको पर्सनली नुकसान हुआ ना? नहीं, हर शातिर इंसान को, Otherwise पर्सनली नहीं, हर शातिर इंसान को जो समझता है कि मैं होशियार हूँ या मैं शातिर हूँ या मैं क्लेवर हूँ, उसे नुकसान ही है। नहीं, बीवियों से ज्यादा शातिर नहीं हो सकते आप। ये तो, पर ये आपकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। फ्रेंड के साथ गए, महिला मित्र के साथ, उसके सामने बीवी के लिए गिफ्ट ले रहे हैं, तो फिर दोनों जगह। अरे ना, जो आदमी ना हर तरह की डिश खाना चाहता है ना, वो भूखा ही मरता है। शुक्रिया शो में आने के लिए। थैंक यू। जी, और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। नमस्कार कपिल जी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मुझे ये टेक्नोलॉजी से बहुत चीड़ है सर। चिड़ है? हाँ, व्हाट्सएप एंड फेसबुक से। अच्छा मैं एक वाक्य सुनाना चाहता हूँ मेरा। जी, प्लीज। 15 साल पहले मेरी शादी हुई थी। अच्छा जी। तभी ये फेसबुक और व्हाट्सएप कुछ नहीं था। अच्छा। तो जब रिश्ते आते थे तो मम्मी पापा के पास आते थे, तो जी। उनको उनके मम्मी पापा अच्छे लगते थे तो रिश्ते आगे बढ़ते थे। राइट। तो 2-3 रिश्ते तो ऐसे ही उड़ गए। अच्छा। अभी मैं शादी लायक था, एक रिश्ता आया, मम्मी पापा को तो पसंद आया। अच्छा। कि चलो इनके मम्मी पापा अच्छे हैं। उन्होंने लड़की देखी, लड़की देखने के बाद मुझे बताया कि रिश्ता आया है। अच्छा। तो मैंने सोचा कि चलो अभी मुझे भी देखने जाना रहेगा। अच्छा। तो मैं देखने गया तो लड़की ने थोड़े नखरे किए और 2 मिनट ही देखने को मिला। अभी उसमें कैसे पसंद करे? 2 मिनट में तो 3 घंटे भी देखोगे, लड़की तो वही रहेगी ना, बदलेगी लड़की थोड़ी तो ना। वही रहती है, मगर 2 मिनट में देखने में कैसे पसंद पर करेंगे? टेक्नोलॉजी का इसमें क्या लेना देना हुआ? सर आजकल फेसबुक हो गया है। हाँ। अगर लड़की का नाम आया फेसबुक पे, मैंने डाला हेतल, तो 10 हेतल आ जाएगी, उसमें से मैं चॉइस कर सकता हूँ अच्छा। कौन सी हेतल है। तो अगर तो आपको इस बात से चिढ़ है कि आपके टाइम पे वो क्यों हाँ नहीं था? जी सर, अगर 15 साल पहले ये आ गई रहती तो मैं सबसे पहले घर में देख लेता और मम्मी पापा को बोल देता मुझे ये हेतल पसंद है। अभी जिनसे शादी की वो पसंद है आपको? मेरे नसीब अच्छा था कि मुझे जो पसंद थी उसके साथ ही लड़की, उसके साथ ही शादी हो गई। नहीं, आपको बोलना पड़ रहा है ऐसा कि सच्ची में ऐसा नहीं है? नहीं सर, सच्ची में सच्ची में। अच्छा। यस सर। तो उनको साथ नहीं लाए? नहीं, साथ में आई है मेरी वाइफ, अच्छा, साथ कैसे में ही आप? है। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा लगा देख तो के आप उसके साथ लिए में। मुझे बहुत चीड़ है। पर नहीं, अभी देखिए आपको तो अच्छी बीवी मिल गई ना, बीवी तो अच्छी आपकी मिल गई, पसंद की है। यस सर। तो अभी चिढ़ क्यों? छोड़ो ना। मगर सर बराबर। फेसबुक रहता तो और भी चॉइस मिलती ना सर। आप सुन रही हैं? अभी भी थाली भरी पड़ी है, इनको है कि मैं कहीं एक सब्जी टिका लूंगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आप हमारे शो में Thank आए। you, sir. काम क्या करते हैं आप मुंबई में? सर बिजनेस, किस चीज का? गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो आप भी अपनी दुकान के पहनते हैं? नहीं सर, मैं लेडीज के बनाता हूँ, जेंट्स के नहीं बनाता हूँ। मेरी वाइफ को पहनाता हूँ। ध्यान रखा करो इन पे। आपने लेडीज के कपड़े ही क्यों चुने, जेंट्स के क्यों नहीं चुने आपने? सर उसका You एक racist? कारण है। यस सर, उसका एक रीजन है। जी। मैं आपको बताता हूँ कि जब शादी हो जाती है तो आदमी पहले, सबसे पहले अपनी बीवी के लिए ही कपड़े खरीदेगा। जी। बाद में अपने बच्चे के लिए, जी। और कुछ बचेगा अपने पास तो अपने लिए खरीदेगा। आए, तो so sweet. बीवी, लेडीज के कपड़े में कमाई ज्यादा होती है ना सर। पॉइंट है आदमी की बात में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। थैंक यू सर। मेरे पास एक बड़ा खूबसूरत सा गिफ्ट है भाई साहब के लिए। भाई साहब, आपको बड़ी प्रॉब्लम है, उस समय में ये नहीं होता था, वो नहीं होता था। मैं आपको एक फोन दे रहा हूँ, बड़ा खूबसूरत मोबाइल है, इसमें सब कुछ है। अपनी बीवी को छोड़ के जिसको मैसेज करना करिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। पाजी, आज मुझे ना बहुत संभल के और बड़ा सतर्क रह के बोलना पड़ेगा। अरे भाई, फिर कॉमेडी कैसे होगी? कॉमेडी भले ही कम हो जाए पाजी, लेकिन थोड़ा सा मजाक गलत हो गया ना, मैटर सीरियस हो जाएगा। ओ, तो सुन, तू सच बोलियो। जी। जब भी द्वंद्व हो, सीधा चलो, सच के रास्ते पे चलो, नैतिकता से कोई समझौता मत करो, कोई पीठ नहीं लगा सकता। क्या बात है। तो आज हमारे मोहल्ले में वो महान शख्सियत आ रही हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को एक नई दिशा दी
और देश के हित में हमेशा ही अपनी आवाज उठाई। सच की लड़ाई के लिए इन्होंने बहुत आंदोलन किए, धरने किए। ये बहुत ही बड़े समाज सेवक हैं। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा हम सबके प्यारे अन्ना हजारे। आपका हमारे शो पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझे अपने आप पे गर्व हो रहा है कि मैं अन्ना के साथ खड़ा हूं। अन्ना, आप आइए, यहाँ पे विराजमान हो जाइए। नहीं नहीं, रोक यार, रोक। देखो, लोग यहाँ पे आते हैं, आज मेरा वहां जाने का दिन। आज पूरी दुनिया में ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए लोग तैयार बैठे हुए हैं। ऐसे में अहिंसा को हथियार बना के सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग बहुत कम है दुनिया में। अन्ना, हमें आप पे बहुत गर्व है। अच्छा, मैंने जो अन्ना को देखा है, जितना समझा है, मुझे ये विश्वास हो गया कि सच में बहुत बड़ी ताकत होती है। एग्जाम्पल आपके सामने है। पाजी, मैं तो कहता हूं थोड़ी देर के लिए आप भी अन्ना के पास आके बैठ जाओ। आप यकीन नहीं करेंगे, इनके बगल में बैठने वाले सीएम भी बन जाते हैं। मेरा दिल कर रहा है कि मैं थोड़ी देर बैठा रहूं, चुपचाप अन्ना को देखता रहूं। आपने इतने शो किए हैं, जी। इतने एक्टर्स, इतने बड़े बड़े लोग, जी। क्या आपको कभी लगा था कि एक मंदिर में रहने वाला फकीर आदमी उसके साथ भी आप शो करेंगे? मैंने अन्ना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए। अन्ना, एक बात बताइए, आपको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, आप खुद क्यों नहीं पॉलिटिक्स में आते? मैं अगर पॉलिटिक्स में गया जी। और इलेक्शन के लिए खड़ा हो गया जी। तो मेरा डिपॉजिट भी जब्त हो जाएगा। क्यों? जी। हमारे देश का वोटर जागरूक नहीं है। जी। वो 500 रुपए के नोट देखने से भी भूल जाता है। क्या बात है। गुंडा है, भ्रष्ट है, व्यभिचारी है, 500 रुपए के नोट दिखाई दिया उसको वोट दे देता है। जी। इसलिए जागरूक मतदार ये लोकशाही का आधार है। जो मतदार अगर देश का जागरूक हो गया तो ये देश आगे बढ़ने में समय नहीं लगेगा। अरे वाह यार, वाह। बाजी, मैं बहुत प्यार करता हूं अन्ना से और मेरे दिल में बहुत सम्मान है इनके लिए। हमारे देश में इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं जो अन्ना की वजह से हुए हैं। अन्ना के साथ करोड़ों लोगों का हमेशा साथ रहता है। मुझे आज सच में यकीन नहीं हो रहा कि अन्ना हमारे शो पे आए हैं। एक्चुअली अन्ना का पूरा नाम जो है वो किशन बाबूराव हजारे है। तो अन्ना नाम आपको किसने दिया? परिवार में सबसे बड़ा भाई है, उसको बोलते हैं अन्ना। ओके। तो हम 4 भाई, उसमें सबसे बड़ा मैं था। ओके। तो घर के लोग कहने लगे अन्ना, ओके। फिर पड़ोस के लोग कहने लगे अन्ना, अच्छा। फिर गांव कहने लगा अन्ना, और अभी देश कह रहा अन्ना। अन्ना, जितना मैं जिंदगी को समझता हूं, जितना मैंने देखा है, मेरी शादी हुई नहीं, आम आदमी जो है, अच्छा आम आदमी भी आजकल आप बोलते हो तो अपने आप खास हो जाते हो। आम आदमी को बीवी की सेवा से फुर्सत नहीं मिलती है ना, फिर आप देश सेवा, मानव सेवा, आपको ये प्रेरणा कहां से मिलती है ना? ये जो प्रेरणा है, जी। जैसे मैं अपने जीवन में जो सोच रहा था, जी। अरे क्या चक्कर है, जन्म में आता कुछ लेकर आता नहीं, जाता कुछ लेकर जाता नहीं, उम्र भर मेरा 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 मेरा, हाथ में कुछ नहीं, लैटरिन का डब्बा गुम हो गया तभी सोचते बैठते मेरा किस लिए जीता। एक दिन मैंने सोचा आत्महत्या करना। एक स्वामी विवेकानंद की किताब हाथ में आई, जी। पढ़ना शुरू कर दिया और एक ही बात समझ में आ गई, हर इंसान के लिए मनुष्य जीवन मिला सेवा करने के लिए मिला। 25 साल की उम्र में मैंने तय किया कि जब तक मैं जीऊँगा मेरे गांव, मेरा समाज और मेरे देश की सेवा करूँगा, और जिस दिन मैं मरूँगा गांव, समाज और देश की सेवा करते करते मरूँगा। ये मैंने व्रत लिया। अरे वाह। तो आपका जो प्रश्न है बीवी का, अभी मैंने सिर्फ शादी किया नहीं, लेकिन परिवार छूटा नहीं। जी। छोटा 4 दीवारों के अंदर एक छोटा सा परिवार में करना था जी। वो छोटा ना करते हुए बड़ा बन गया। क्या बात है। पूरा देश परिवार हो गया। अच्छा अन्ना, आपको याद है आपने आज तक कितने आंदोलन अनशन किए होंगे आज तक पूरी जिंदगी में? जब मैंने तय किया कि जब तक जीऊंगा समाज और देश के भलाई के लिए जीऊंगा, जी, तो समाज के भलाई के लिए, देश के भलाई के लिए 16 बार मैंने अनशन किया। वाह। राइट टू इन्फॉर्मेशन,
ये कानून जो बना पहले हमने बनाया, वो क्या बात है। राइट टू इन्फॉर्मेशन पूरे देश में अभी लागू हो गया, गरीब लोगों को न्याय मिलने लगा। जी ऐसे महाराष्ट्र में 8 कानून बनाए। अभी अभी लोकपाल का बिल जी। सरकार नहीं कर रही थी, रामलीला मैदान पर बैठ गया जी और आंदोलन शुरू किया। सरकार एक एक बात के लिए डरती है, जी वो सिर्फ मोर्चा और धरने से नहीं डरती, सरकार सिर्फ गिरने से डरती है। ये डर जब लगता है ना तो ऐसे कानून बनाती है सरकार। अन्ना, जब मैं बचपन में मेरी माँ से मेरा झगड़ा हो जाता था, मतलब कभी कभी भी होता है कि आपकी माँ से नाराजगी हो गई, तो यहाँ कोई भी बात मनवाने के लिए तो मैं खाना नहीं खाता था। पता है वो होता ना बच्चे को भी, बच्चे बड़े चालू होते ना, बच्चों को पता माँ देख नहीं सकती कि मेरे बेटे ने खाना नहीं खाया, तो मैं खाना पीना छोड़ देता था ना, तो अपनी बात मनवाने के लिए। तो ये आपका भी बचपन में कुछ ऐसा ही स्टाइल था? मतलब जब मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। ऐसे मेरे बारे में हुआ था। अच्छा हमारे घर के अमीरी नहीं थी, जी गरीबी थी। एक त्योहार आ था और मैं माँ को बोला एक अन्ना दे दो, एक अन्ना। अच्छा एक आना बोलते थे ना पहले। जी 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 मुझे प्रेस करना है कपड़े के। माँ बोले अरे कपड़े को प्रेस क्या करता, मन को प्रेस करना चाहिए, कपड़ा तो क्या है, ये मैला हो जाता है, मन को दाग मत लगने दे, मन को तजला रखना। तो मैं थोड़ा गुस्सा हो गया, अच्छा तो माँ ने मुझे चाटा लगा दिया। मैं दौड़ गया घर से। तो माँ डर गई, ये कहीं कुआ हुआ में तो नहीं जाएगा। फिर खोज करना शुरू कर दी, इधर खोजो उधर खोजो उधर खोजो, नहीं मिल रहा। फिर मेरा घर था जी उसके ऊपर एक ढाबा था, अच्छा। उसमें मैं कबूतर पालता था, कबूतर। तो पीछे के रास्ते से मैं आकर ऊपर बैठ गया और सब देख रहा था, कौन कौन कैसे दौड़ रहा है, कौन सा कैसे भाग रहा है, ये माँ कैसे कर रही है, ये सब मैं देख रहा था। और फिर किसी ने मुझे देखा अच्छा और कहा अरे अन्ना तो ऊपर है। अच्छा फिर वो देखने के लिए आए तो मैं मिल गया। तो ऐसे बात हुआ था मैं भी एक बार माँ के साथ, लेकिन वो माँ है, जी बिल्कुल। वो माँ है। हाँ तो फिर भगवान ही हो गया ना। तो मतलब खाना पीना नहीं छोड़ते थे आप बचपन में? नहीं नहीं, खाना तो नहीं। खाना तो छोड़ता था समाज के भले के लिए, जब अनशन पर बैठता था जी। तब खाना छोड़ता था। क्या बात है। हर इंसान की अपने दिल और दिमाग के बीच लड़ाई चलती है। अन्ना के दिल और पेट के बीच लड़ाई चलती है। पेट को जैसे ही पता चलता है ना कि दिल ने ये डिसीजन लिया है कि मुझे अनशन करना है, पेट को टेंशन हो जाती है कि अब मैं भूखा रहूंगा, क्योंकि दिल ने तो डिसीजन ले लिया। तो अन्ना, इतने इतने दिन, कई कई दिन तक आप खाना नहीं खाते हो, तो कैसे आप, कौन सी शक्ति है जो आपको ऊर्जा देती है? समाज और देश के भले के लिए मरने की तैयारी रख दिया ना जी। तो दिन गिनने की जरूरत नहीं। वाह। अच्छा ना, मैंने खुद टीवी पे देखा है, करोड़ों लोग सड़कों पे आ गए थे जब अन्ना का 4 साल पहले आंदोलन शुरू हुआ था। अन्ना, जब लोग आपके साथ जुड़ते हैं तो फिर जो लोग चाहते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं मेरे जैसे कि भूख लग गई अब क्या करें, तो बीच में आधे घंटे के लिए गायब नहीं होते लोग? मतलब क्या, मतलब ऐसे पूछ रहा हूँ कि वो आपके हौसले की वजह से टिके रहते हैं एक्चुअली। हाँ नहीं, मैं तो ये जो अनशन करते हैं ना, जी वो सही अनशन नहीं, वो तो दिखाने के लिए अनशन होता है, जी इसलिए बीच में गायब हो जाते हैं। मैं कभी अनशन पर बैठ जाता है, जी कोई भी बात का मैं पीछा करता हूँ, जी और जब आखिरी समय आता तो फिर करेंगे मरेंगे, इस इरादे से बैठ जाता। वाह। जब मैं बैठ जाता हूँ तो मेरी ऐसी धारणा है, अरे हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं ना, हार्ट अटैक कर, हम पढ़ते हैं ना अखबार में, जी रात को 10 बजे तक गप्पे लड़ाई और सवेरे चाय पीने के लिए उठाए नहीं। मेरी ऐसी धारणा है, जी हार्ट अटैक आकर मृत्यु आना, जी इसके बजाय समाज और देश की सेवा करते करते मृत्यु आ गया तो ये मेरा सौभाग्य है। क्या बात है। अच्छा अन्ना, आप 4 भाई हैं, जैसे नॉर्मल परिवार में होता है कि जैसे एक दुकान है पिताजी की, तो एक भाई अगर
बीमार है तो दूसरा जाके दुकान पे बैठ गया। ऐसा कभी हुआ है कि आपको समय ना लगा और दूसरा भाई जाके अनशन पे बैठ गया हो? आई मीन आपकी फैमिली की तरफ से भी सपोर्ट होता था आपको हमेशा? नहीं, अभी क्या है कि मेरा एक भाई बैंक में है, अच्छा जी। वो उधर ही रहता है। अच्छा दूसरा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में एक है, अच्छा वो भी उधर ही रहता है। अच्छा और तीसरा है, वो पड़ोस के गांव है, जी। वहाँ उसका लड़का सर्विस में है, उधर रहता है। और एक भाई है, वो खेती पर है गांव में। ओके अभी मैं तो 45 साल हो गया घर में गया नहीं। जी। मेरे भाई के बच्चों का नाम क्या है मुझे पता नहीं अभी तक। ये आपको यकीन नहीं होगा जी। करोड़ रुपए की योजना अपनाई, करोड़ रुपए की, बैंक बैलेंस नहीं। वाह। मुझे राष्ट्रपति ने पद्मश्री, पद्म भूषण, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, कनाडा, कहाँ कहाँ अवार्ड मिल गए। करोड़ रुपए से ज़्यादा अवार्ड मिल गए कैश। जी। उसका मैं ट्रस्ट बना दिया। वाह। 12 साढ़े 12 लाख रुपए इंटरेस्ट आता है हर साल। अच्छा। दुखी पीड़ित लोग हैं, उनके सेवा में लगा देता हूँ, कुछ रखता नहीं। सिर्फ सोने का एक बिस्तर है और खाने का प्लेट है, मंदिर में रहता हूँ जी। लेकिन मैं अनुभव करता हूँ, अरे लखपति करोड़पति को जो आनंद नहीं मिलता होगा वो मैं अनुभव करता, कितना आनंद है। अन्ना, जैसे आप देश हित में काम करते हो, कई कई दिन तक आप अनशन करते हैं, आंदोलन करते हैं, आप पूरे देश में भ्रमण करते हैं। अगर आपकी शादी हुई होती तो बीवी तो एक एक घंटे बाद फोन करके पूछती। शादी तो वो तो पूछती बीवी तो। यही तो खतरा मुझे लग रहा था। और इसके कारण मैंने तय किया कि शादी नहीं करना। और दूसरी बात ये है, 79 ईयर के इस उम्र में जी। बैचलर रहते हुए भी इतना भी दाग नहीं जीवन में, इतना भी है। वाह, क्या बात है। ये भगवान की कृपा है। अगर दाग लग जाता मेरे जीवन में तो इन लोगों ने मुझे तोड़ मोड़ देना था। वाह। आज कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अन्ना, एक बात और जहन में आती है, मैं बच्चा हूं, आपने पूरी दुनिया देखी है। जैसे मैंने भी अन्ना अभी शादी नहीं की, मतलब करनी है मुझे। करना है? हाँ, करनी है। मेरा दिल करता है। करो। पर मैं जी, मेरे जैसा रहना तलवार के धार पर चलने से कठिन है। ये तो है। बहुत, ये मन बड़ा चंचल है, कब धोखा देगा पता नहीं। सही बात है। अच्छा ना, लेकिन हमारा जो समाज है, जैसे आपने निर्णय लिया कि मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन रिश्तेदार जो होते हैं ऊपर से ज्यादा प्रेशर करते हैं, तो आपके रिश्तेदारों से कैसे बचे फिर आप? बहुत हुआ। अच्छा। माँ एक लड़की अल्लाह कराते हैं दिखाने के लिए। अच्छा। मैं बोलता ये पसंद नहीं है। अच्छा, दूसरे आया, पसंद नहीं है। मतलब देख लेते थे आप? रिश्तेदार भी कई लड़की दिखाने के लेकर आते हैं। अच्छा। मैं बोलता पसंद नहीं है। ये लोग सब कहने लगे इसके दिमाग पर कोई असर हो गया। अच्छा। ये पागल होगा। वो उस टाइम पर उन्होंने मुझे पागल में निकाला, ये मेरे लिए अच्छा हो गया। हेलो हेलो पेन। अरे व्हाट ए पेट्रियोटिक डे। अन्ना हजारे साहब आए हुए हैं। सर नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर मशहूर गुलाटी, MKNJ। MKNJ मतलब? मैंने कहा जी नमस्ते, दिख नहीं रहा, कर भी रहा हूँ फिर भी पूछ रहे हो यार। ओके अन्ना जी, आप अहिंसा के पुजारी हैं। बैठिए डॉक्टर साहब, इधर आइए। आज वैसे नहीं बिठा रहे? नहीं नहीं, क्यों? अन्ना के सामने बदतमीजी नहीं करनी, बैठिए। इतनी इज्जत आज तक इस आदमी ने मुझे नहीं दी। आपका रौब तो है, मानना पड़ेगा। आप अहिंसा के पुजारी हैं एंड आई मस्ट टेल यू अन्ना साहब, मैं भी बहुत अहिंसा को मानता हूँ, पर
मेरे को लोग मारते हैं, मैं उनके ऊपर हाथ नहीं उठाता क्योंकि मेरा हाथ पहले मरोड़ देते हैं, मेरा उठता ही नहीं। एनीवे अन्ना जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने आपके जैसा सच्चा ईमानदार इंसान नहीं देखा कभी जी। और मैंने आपके जैसा झूठा 420 नहीं देखा कभी। आप अन्ना के फैन कैसे हो सकते हैं? एक भी आदत है आप में अन्ना जैसी? अरे क्या बात कर रहे हो यार। और मैंने ना अन्ना की तरह समाज सेवा करने का ठान लिया है, पता है आपको। और मैंने ना गरीबों में राशन बांटा, आपको पता है। और बाद में अन्ना दुकानदार ने पीटा इनको क्योंकि उसका राशन बिना पूछे बांट रहे थे ये। भाई मुझे नहीं पता था ना कि दान देने के लिए पूछने की जरूरत होती है। मैंने तो ये सुना था कि राइट हैंड से दान दो तो लेफ्ट हैंड को पता नहीं चलना चाहिए, तो मैंने ये बाएं हाथ जेब में डाल लिया। पर दुकानदार ने देख लिया, फिर दाएं बाएं दोनों से उसने मुझे पीटा। खैर छोड़ो इस बात को। आपको पता है कि एक बार मैंने 4 लोगों के साथ मिलके एक बुजुर्ग आदमी को सड़क पार कराई है। तो आप अकेले भी करा सकते थे, 4 लोगों की क्या जरूरत थी? वो मान नहीं रहा था ना सड़क पार करने को, तो जबरदस्ती की मैंने। मैंने कहा इसकी सुनेंगे तो हम तो कभी समाज सेवा कर ही नहीं पाएंगे ना। आपको इस बात के लिए मार पड़ सकती है डॉक्टर साहब। अहिंसा के पुजारी यहाँ बैठे हुए हैं और तुम हिंसा की बात कर रहे हो। अच्छा अन्ना जी, एक बात बताइए, आप अनशन पे बैठते हैं, धरने पे बैठते हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहता, मेरे को उठा के बाहर फेंक देते हैं, ऐसा क्यों? तुमने कब दिया धरना? तो झूठ बोल रहे हैं आप तो। मैंने धरना दिया ना, पब्लिक गार्डन में 200 दिन धरना दिया मैंने। अन्ना इसने पता क्या किया? ये पब्लिक गार्डन में बैठ गए, बैठे बैठे इन्होंने वहां पे जाके कमरा बना लिया एक। उसको धरना थोड़ी, उसको तो कब्जा बोलते हैं। कमरा नहीं बनाया था, 2 BHK बनाया था वहां पे। अन्ना ये आदमी बहुत झूठा है, ये नकली डॉक्टर है, इसके पास ये डिग्री भी फर्जी है। फर्जी? चुप कर रहे हो, फर्जी डिग्री कैसी है? मैंने 10,000 रुपए में खरीदी है ये डिग्री। Get out! पाजी आपको पता आप सबको पता ही होगा, पर मैं फिर भी बताना चाहता हूं कि अन्ना के ऊपर एक फिल्म बन रही है जिसका नाम भी अन्ना है। अन्ना, देश सेवा करते करते आपने तो खैर आप तो दिल से कर रहे हैं, पर आपने कभी सोचा था आपके ऊपर कभी कोई फिल्म बनाएगा कोई डायरेक्टर? एक फकीर आदमी उस पर ऐसे फिल्म बनेगी ये मुझे सपना में भी कभी नहीं लगा था। लेकिन जो काम खड़ा किया है जी वो पूरे देश में फैल गया था। जी। और हमारे जो रविंद्र जैन के भाई है मनेंद्र जैन जी, उनको लगा कि ये काम समाज के सामने जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। जी वो मुझे बताने लगे कि ऐसे ऐसे फिल्म बनानी है जी और उसमें जो काम करने वाले लोग हैं जी। इन्होंने इतना मेहनत किया। मैं फौज में था, बर्फ में रहा, 7 साल बर्फ में रहा, जी तो मैंने 6 डिग्री माइनस हिमालय में उधर जाकर इन्होंने शूटिंग किया। तो ऐसे कई जगह पर जो काम हुआ वो जनता देखने से उनको जरूर इसमें प्रेरणा मिलेगी, नव युवकों को प्रेरणा बिल्कुल मिलेगी। बिल्कुल। आप फिल्में वैसे देखते हैं कभी अन्ना? अभी मैं फिल्म नहीं देखता। पहले देखते थे? पहले जब आप- देखता था, मेरी उम्र थी 13-14 साल की, तब मैं फिल्म देखता था। अच्छा। और भाई ऐसा देखता था कि नया फिल्म का फर्स्ट शो अरे क्या बात है। अगर फर्स्ट शो चला गया तो मुझे इंटरेस्ट नहीं आता फिर क्या बात है, सबसे पहले देखनी है। उस टाइम पर। अन्ना, मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाऊं, आप पहचानेंगे कौन है? ये अन्ना टीवी में, इनको पहचानते हैं आप? हाँ, दिलीप कुमार जी है। अरे क्या बात है। और दूसरी एक और दिखाइए। अन्ना, इनको पहचानते हैं आप? ये उस टाइम पर इतना नहीं थे। इनका नाम पता है आपको? हाँ, नाम तो अभी भूल गया है लेकिन जानता हूँ। अन्ना, ये शाहरुख खान है। शाहरुख खान। शाहरुख खान है। अन्ना, इनको पहचान रहे हैं आप? वैजयंती माला है ये। अपना वो दिलीप कुमार और वैजयंती माला साथ में थे ना फिल्म जी में। जी जी। नया दौर में कौन थे? नया दौर। क्या बात है, नया दौर में। जी। और दिखाइए। अन्ना, इनको जानते हैं आप?
अन्ना ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मतलब अच्छे तरीके में अच्छी लगती है, मतलब बहुत अच्छा काम करती हैं ये। अच्छा। अन्ना ये दीपिका पादुकोण है। दीपिका। दीपिका हाँ, बहुत प्यारी है अन्ना। ओके, पर अन्ना उस समय आपको कौन सी हीरोइन ज्यादा मतलब अच्छी लगती थी आपको, खूबसूरत? नहीं उसमें क्या है, ये जैसे हीरोइन है तो मैं उनका काम पर देखता था, उनके हाव भाव, उनके एक्टिंग, वो मुझे जो पसंद आते थे। जी। देखने के लिए अच्छे लगते, ये मुझे अच्छे नहीं, उनका काम है। कप्पू और कप्पू, हे कप्पू, क्या है? वो किशन जी आने वाले थे, आए क्या? असं कसं? नाही, किती वेळ लावला तुम्ही माझ्या दारावर यायला? क्या बोली नानी? कितना वक्त लगा दिया मेरे चौखट पे आने के लिए? नानी ये अन्ना हजारे जी हैं। दुनिया के लिए। मैं तो उनको तब से जानती हूँ जब ये किशन बाबूराव हजारे हुआ करते थे, है ना? मुंबई में इनकी फूलों की दुकान थी। अच्छा। हाँ, ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। आपको याद है मैं रोज आपकी दुकान से एक फूल खरीदा करती थी? अभी तो 60 साल बीत गए, अभी कहाँ याद करोगे। रोज इनके दुकान से एक एक फूल इकट्ठा किया करती थी मैं, फिर उसका वरमाला बनाती थी। फिर एक दिन गाय आकर पूरा पूरा वरमाला खा गई। मेरा सपना धरा का धरा रह गया। लेकिन सच कहूं, मुझे उस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि अगर आपकी शादी होती ना, वो लड़की बहुत खुशनसीब होती, क्योंकि उसको खाना कम बनाना पड़ता था ना, क्योंकि हर वक्त आप तो अनशन पे बैठे रहते है ना। नानी इनको घर नहीं बसाना था ना, इनको देश बसाना था, इसलिए उन्होंने शादी नहीं की। लेकिन मेरे अरमान तो अधूरे रह गए ना। हाँ? Anyway, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मैं आपकी नहीं हो सकी, लेकिन इस बात की खुशी है कि आप देश के हो गए। हाँ, इसलिए तो मैं भगवान के आभार मानता हूँ कि मैं पूरा देश का बन गया। सच 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 सच। इसलिए मेरे लिए तो आपके चरणों की धूल ही काफी है। नानी ना। एक मिनट, वो स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े, उनके चरणों में धूल है ही नहीं। हाँ, उनके वो साफ सुथरे रहते हैं, साफ सुथरे। चलो माफी मांगो अन्ना से। अन्ना जी माफ करना। अच्छा अन्ना, हमने सुना है कहीं पे आपके बारे में पढ़ रहे थे, तो ऐसे सुना था कि फौज में जब आप भर्ती होने गए तो जो मापदंड होते हैं प्रॉपर की, हाँ फिजिकल फिटनेस और ये सब चीजें, तो एक दो चीजों में शायद आप पास नहीं हुए थे, तो उसके बावजूद भी उन्होंने आपको फौज में भर्ती किया, तो उसके पीछे क्या कारण था अन्ना? 1962 में चाइना ने हमारे ऊपर हमला किया जी। हमारे बहुत जवान मारे गए। अच्छा। और फिर देश को लगा कि जवानों की जरूरत है। मेरी ऊंचाई नहीं थी, अच्छा। छाती चौड़ी नहीं थी जी। लेकिन इमरजेंसी थी, देश को युवकों की जरूरत थी। अच्छा। इसलिए मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं 14 लोगों का कमांडर था ये जाते समय। अच्छा। तो हम सब लोग 14 लोग थे। उन्होंने सोचा कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक देश की सेवा, समाज की सेवा करनी, ये तय किया। और मेरी छाती चौड़ाई ये कुछ नहीं थी, फिर भी देश की सेवा करते रहे। और 15 साल के बाद मैं पेंशन पर आ गया। वाह। और ये सच्ची बात है, ये हमारे जवान जो हैं, जब आप फौज में भर्ती होते हैं, उनकी ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है, और ट्रेनिंग के बाद जब उनको अपॉइंट किया जाता है, जब उनकी पोस्टिंग होती है, और मेरा सैल्यूट करने को दिल करता है हमारे जवानों को। और हमारी पूरी टीम की तरफ से हमारी कभी कोशिश रहेगी कि हम अपने देश के जवानों के लिए ज़रूर एक अच्छा सा शो ऑर्गेनाइज करें। और बहुत दुख होता है जब हमें कभी ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलती है कि सरहद पे या कहीं पे भी हमारे देश के जो जवान हैं, उन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी। हम उनके परिवारों के साथ हैं,
हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ना, ऐसे ही मन में सवाल आया, जैसे मेरे 3 मामा हैं, तीनों ही आर्मी में थे, तो वो कहते थे कभी कभी हमें ना बर्फ में पीनी पड़ जाती है, मतलब ऐसे ही। अन्ना, आपने कभी नहीं ट्राई की? मैं शुरू में जब बर्फ में मैं गया जी। तो 2 पैक रम मैं पीता था शुरू में। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ी, जी। जीवन समझ में आ गया कि सिर्फ खाना पीना और मरना इसके लिए जीवन नहीं। फ्री रम मिलती थी, फ्री जी। लेकिन कभी मैं हाथ नहीं लगाया उसको। वाह। 1975 में पेंशन आ गया, अभी 38 साल बीत गए, हमें 2 बॉटल रम मिलती हर जवानों के लिए। अच्छा। लेकिन मैं कभी रम लेने के लिए गया नहीं। आज मुझे दुख होता है, ये दोनों देशों को अभी फिर से लड़ाई करना ठीक नहीं है। दोनों की आर्थिक स्थिति फिर बहुत विकट है। एक लड़ाई में कितना खर्चा आ जाता है, जी। देश कितनी जानें चली पीछे जाती जाता हैं। है। जी। ये आज वो लड़ाई होना नहीं चाहिए, ऐसे मैं मानता हूँ। जी, लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं मानता है तो 79 ईयर मेरा एज हो गया, और जरूरत पड़ी तो फिर मैं सीमा पर जाने के लिए तैयार हूँ। क्या बात है। और पप्पू शर्मा, ओ हो, वाह 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 वाह, हमारे तो भाग्य ही खुल गया अन्ना, आप हमारे मोहल्ले में आए। देखिए मैं आपके लिए चाय लेकर आया हूँ। अन्ना चाय पीते नहीं है, उनको जूस पिलाओ, बेवकूफ आदमी। जूस तो इनको बड़े बड़े लीडर नहीं पिला सके, मुझसे क्या पियेंगे ये। देखा बाजी, आज पहली बार इसने फंबल नहीं मारा आके। पूरी लाइनें कड़क करके बोली हैं। ये मतलब ये अन्ना के पास आने का जादू है। ये आदमी में अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है। और मैंने इनसे ये सारी चीजें सीखी हैं। इनसे तो मैंने सादा जीवन जीने का, उबलते हुए विचारों को। ओए, उबलते विचार नहीं, उच्च विचार। हाँ तो अब मेरा काम चाहेगा, मेरे विचार तो उबलेंगे ही ना। अन्ना, वैसे मैं भी बड़ा सिंपल सा हूँ, लेकिन आपको जब देखता हूँ ना तो मेरे में अंदर एक अजीब किस्म का कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन जब मैं बड़ी बड़ी जगह पे जाता हूँ मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज हो जाता है। तो कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप 5 स्टार होटल में गए हो और छुरी और कांटा पकड़ते पकड़ते आपको भी कुछ थोड़ा कॉन्फिडेंस ऐसे हो गया हो? मैं इतना टूर करता हूँ जी, लेकिन होटल में कभी जाता नहीं। वाह वाह। एक बात है, जी। गया तो उसको याद नहीं रखता, भूल जाता हूँ। याद रखना ये घातक होता है। जी जी, इसलिए मैं याद नहीं रखता। इसको भी अन्ना, इसके माता पिता ने याद नहीं रखा, भूल गए वो। अच्छा अन्ना, मुझे एक बात प्लीज बता दीजिए कि मैं एक आम आदमी चाय बेचने वाला हूँ, मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ अपनी लाइफ में? अरे हमारे देश का उदाहरण है ना, जी। चाय बेचने वाला आदमी भी पंतप्रधान बन सकता है ना। क्या बात है। अन्ना, आशीर्वाद दे दीजिए ताकि मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ूं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कपूर भैया, क्या है? अब मुझे स्कूल नहीं जाना। क्यों, क्या बात होगी? अरे वहाँ मुझे रोज मुर्गा बना देते, बड़े को क्या मैं मुर्गा बनूंगा? नजारे जी, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, पर आपसे मुझे क्वेश्चन पूछना था। बैग उतार दे बेटा, इतना भारी बैग क्यों लगा तुम? भारी नहीं है, हाँ। पर मैं ये कह रहा था कि आपके टाइम पे भी स्कूल में पनिशमेंट मिलता था, मतलब जी हाँ, हमारे टाइम पनिशमेंट मिलता है। छड़ी थी, छड़ी। गलती किया तो ऐसा हाथ करना, और टीचर मारता था छड़ी से। तो वो तो मेरी हमारे हैबिट है। मराठी में कहावत थी, छड़ी लागे छम छम, विद्या ये घम घम। ऐसी कहावत थी। लेकिन अन्ना आजकल बंद हो गया है स्कूलों में ना। अभी नहीं, आजकल नहीं अभी मारते। मारने के लिए परमिशन नहीं, जी। इसलिए तो शिक्षा का दर्जा डाउन हो गया।
अन्ना ये मेरे को बड़े सवाल इसने मुझे बोला था कि मैं अन्ना से पूछना चाहता हूँ, जैसे आजकल ना बच्चे मोबाइल पे ज़्यादा गेम्स खेलते हैं, तो अब ये बच्चों की तरफ से ये सवाल था कि आप बचपन में क्या खेल खेला करते थे? हम तो गांव में लगोरी थी, लगोरी। अच्छा। ये पत्थर एक के ऊपर एक रखना, हाँ। और उसको तोड़ना। हाँ। फिर ईटी डांडू, वो हाँ, डंडा वो और डंडे ईटी गिल्ली के साथ। गिल्ली डंडा। घुमाना है। फिर खो खो, हाँ कबड्डी, जी। ऐसे खेल हम लोग खेलते थे। तो शरीर भी फिट रहता था। हाँ, आप मोबाइल वगैरह सब सीखना है, लेकिन साथ साथ चारित्र को संभालना, आचार शुद्ध रखना, विचार शुद्ध रखना, जीवन निष्कलंक रखना, दाग नहीं लगना जीवन में, बेदाग जीवन है, तो आप कल के महापुरुष बन जाएंगे। अच्छा बेटा, समझ में आई अन्ना की बातें ना? चलो पाँव छुओ, आशीर्वाद लो, चलो। अन्ना, यहाँ पे ना आपके चाहने वाले हैं, सब आपसे प्रेम करते हैं। यहाँ पे क्या पूरे देश में, पूरी दुनिया में है, लेकिन आपसे ये बातें करना चाहते हैं। तो जो भी अन्ना जी से बात करना चाहते हैं वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं जी। हेलो सिद्धू सर। हेलो। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो अन्ना जी। सर मुझे आपसे पूछना है कि टेक्नोलॉजी में आजकल इतनी एडवांसमेंट हो गई है, तो पॉलिटिशियन से लेके एक्टर से लेके आम आदमी तक सब ट्विटर फेसबुक सब जगह हैं। आप क्यों नहीं हैं ट्विटर पर या फेसबुक पर? आपको पता है वो जो आजकल फेसबुक आता है और ट्विटर पे आता है, हालांकि पंगे बड़े हैं ट्विटर के। नहीं, मेरा ये दुर्भाग्य है कि मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सा है, लेकिन विज्ञान ये बढ़ते जा रहा है, दुनिया में आश्चर्यजनक प्रगति हुई है, टेक्नोलॉजी में बहुत डेवलप हो गया है। एक तरफ विज्ञान ने अंतरिक्ष में प्रवेश किया, लेकिन दूसरी तरफ अध्यात्म ने अंतरिक्ष अपने अंदर भी प्रवेश करना जरूरी है। अध्यात्म ने हर एक इंसान के भीतर प्रवेश करना, अगर वो प्रवेश नहीं किया तो विज्ञान इंसान को विकास की भूलताप देकर विनाश की तरफ लेकर जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हर बात ट्विटर पे करना जरूरी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। Thank you, जी। sir. और कोई मेरे दोस्त? जी भाई साहब। कपिल जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। मैं बोकारो झारखंड से आया हूँ। क्या करते हैं आप? मैं विधायक हूँ बोकारो में, एमएलए हूँ मैं। अच्छा, एमएलए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अन्ना को मेरा प्रणाम है। और अभी आपने कहा अन्ना कि राजनीति से मैं दूर रहना चाहता हूँ, अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो मेरे जमानत जब्त हो जाएंगे। आपको या आपके जैसे विचार के लोगों को, अच्छे लोगों को राजनीति में आनी चाहिए। क्या यह समय की मांग नहीं है कि नौजवानों का आप आह्वान करें कि देश हित में भ्रष्टाचार रोकने के लिए, देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए अच्छे नौजवान, राष्ट्र हित का सोच रखने वाले नौजवान आगे आए भारत माता की सेवा करने के लिए? नहीं, ये जरूरी है, मेरी ऐसी धारणा है। नवयुवकों ने राजनीति में जाना जरूरी है, ऐसे मुझे लगता है। क्या होता है, राजनीति में कई लोग जाते हैं, सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, इसके पीछे घूम रहे हैं। इससे देश के लिए उज्जवल भविष्य नहीं है। अभी तो हम देख रहे हैं, जिसकी उम्र 70 साल 80 साल हो गई, वो भी इलेक्शन से रुकता नहीं जी। इंसान जब मर जाता है तो 4 लोग कंधे पर ले जाते हैं। आज राजनीति में बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि स्मशान में जाते समय भी चेयर में बैठकर ही जाना चाहिए, इतने चेयर से सेवा भाव नहीं रहा, वो बलिदान की याद नहीं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लाखों लोगों ने कुर्बानी की, और अंग्रेजों को कह रहे थे इस जन्म की क्या, अगले जन्म की फांसी दे दो, हमारी तैयारी है। किस लिए? हमारी आज़ादी के लिए। उनको याद रखना है। थैंक यू अन्ना, बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए सर। अब वक्त है
आप सबको मैं उनसे मिलवाऊं जिन्होंने फिल्म अन्ना जो है डायरेक्ट की है और खुद उसमें अन्ना जी का किरदार भी निभा रहे हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मिस्टर शशांक उदयपुरकर जी। तो शशांक जी ने इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया है और खुद अन्ना जी का किरदार भी निभाया है। शशांक, आप उम्र में बहुत छोटे हैं, आपको मतलब कैसे आपके दिमाग में आया कि मैं ये किरदार निभाऊंगा या मुझे अन्ना जी के ऊपर फिल्म बनानी? आपका आइडिया था या मनिंदर जी का था? 2011 में पूरे देश की तरह मैं भी वो था जिसने अन्ना जी को रामलीला मैदान पर देखा। अच्छा। अन्ना जी को बिकॉज मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था तो मैं हवा में उड़ रहा था। अच्छा। जिंदगी में फिल्में देखनी, कॉलेज घूमना। अचानक जब इनको देखा तो मैंने ये कहा कि इनको क्या हो गया, 74 साल का आदमी सरकार से पंगा ले रहा है, ये तो गए काम से। शाम को जिस मोमेंट मैंने ये सुना कि अन्ना जी ने जेल से रिहा होने से मना कर दिया है, मेरे लिए 360 डिग्री शॉक था। एक इंसान सरकार के साथ पंगा लेने जा रहा है, अगर गलती से पुलिस का कोई लेटर भी आ जाए तो आदमी की हालत खराब हो जाती है। अन्ना जी कहते हैं कि ना मैं जेल से निकलूंगा और मैं यहीं अनशन शुरू करूंगा। मैं समझ गया था ये बिरला व्यक्तित्व है और ये जो चाहे वो कर सकते हैं। उस दिन से 13 दिन मैंने खाना पीना सब टीवी के सामने कर रहा था मैं, और उसी वक्त सोच लिया अगर जीवन में अब अगली फिल्म में अगर करूंगा तो मैं अन्ना जी पे करूंगा। सो सारा रेकी करने के बाद बड़ी हिम्मत से मैं रालेगन गया। अच्छा। अन्ना जी के पास जब गया तो अन्ना जी ने मुझे यही कहा कि भाई तुम्हें काय करता, अगर आपको फिल्म बनानी हो तो आप गांधी जी पे फिल्म बनाओ, आप विवेकानंद जी पे फिल्म बनाओ। मैंने कहा अन्ना जी ये तो बहुत सही है, लेकिन मैंने जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस किया है जी, आपका उद्देश्य नवयुवकों को जगाना है। मैं कोई लव स्टोरी करने की बजाय मैं भी वो फिल्म करना चाहता हूं जिससे मेरे देश के नौजवान जाग जाए। वाह। अन्ना को शायद वही बात, नवयुवकों की वाली बात उनको पसंद आई और अन्ना ने मुझे कहा कि अब क्या चाहिए। मैं बोला अन्ना जी मुझे आपकी परमिशन चाहिए। अन्ना जी ने उस वक्त स्क्रिप्ट पे साइन कर दिया। वाह, बहुत ही अच्छे विषय के ऊपर आपने फिल्म बनाई है और मेरी अपने दर्शकों से गुजारिश है आप सब ये फिल्म देखें और आपको अच्छी इंस्पिरेशन मिलेगी और देश के लिए कुछ अच्छा करने का जज्बा आपको मिलेगा। हमारा मांगे पूरी करो, हमारे मांगे पूरी भरो। अरे क्या मांग है? यहाँ करो चल रहा है, भरो नहीं चल रहा है। मुद्दा कुछ और है, समझी? अरे तो हमारा मुद्दा अलग है, वो आपका मुद्दा है, और वैसे भी आपका मुद्दा बहुत ही गंदा है। इस पे थोड़ा मेकअप लगा के ठीक करो अपने मुद्दे को। फालतू बात नहीं करो, मुद्दा वही रहेगा मांग पूरी करने का। तुम्हारा भैया हमारा मांग पूरी नहीं करता है। अरे तो कैसे करेंगे? इनके मांग पूरी करते करते हमारे भैया खुद मांगने पे आ गए हैं। परसों के दिन पे लिपस्टिक खरीदने के लिए इनके लिए लिपस्टिक खरीदे, अपना बनियान बेचना पड़ा उन्हें। झूठ बोल रही है, तुम्हारे भैया तो बनियान पहनते ही नहीं है। अरे तो बेच दिए हैं तो कहाँ से पहनेंगे? चल अभी बनियान छोड़, अन्ना जी बैठे हैं वहाँ, उनका आशीर्वाद ले ले। चल आजा। अन्ना जी नमस्ते। रिंकू देवी, हमें संतोष ननद हमारी। चल अभी अनशन पे बैठते हैं। चले अभी बैठ। तुम लोग अनशन कर क्यों रहे हो? क्या चाहिए तुम लोगों को? हमको सलमान खान चाहिए, दिला दो। क्या बात कर रहा है? ये तो हो गई इस साल की सबसे फालतू बकवास। हाँ। आगे बताओ। तो अन्ना जी बहुत परेशान हैं, जो हमारे मर्द हैं, इनके जो भैया हैं हमको बिल्कुल प्यार नहीं करते। ऐसा क्या हम में कमी है जो हमको प्यार नहीं करते? अन्ना जी इसके मुंह में करप्शन है। अब ध्यान से देखिए, है किसी और का, लगता किसी और का है। भगवान ने तुम्हारा खराब करके भेजा काम, तो क्या करें? नहीं यकीन सिद्धू भाई से पूछ लो। नहीं ना, उनसे पूछने का जरूरत नहीं है, वो तो कोहली का बैटिंग में भी कमी निकाल देते हैं। हमारे मर्द हमको बिल्कुल प्यार
नहीं करते, ना तो हमारी तरफ देखते हैं, ना हमारी बात सुनते हैं। ना उसका एक रीजन है, भैया का कहना है कि वो ना बुरा देखेंगे, ना बुरा सुनेंगे और ना बुरा बोलेंगे, लेकिन ये है कुछ ना कुछ इधर उधर से मैनेज करके बुरा बुरा उन्हें सुनाती रहती हैं। हम क्यों ना बुरा सुनाए, आप खुद बताइए। हमको कहते हैं कि घूंघट ओढ़े बिना घर के बाहर नहीं जाना। तो वो तो समाज के भले के लिए कहते हैं ना। आपकी शक्ल देख के स्कूल के बच्चे भी तो डर जाते हैं। कुछ भी बोलते रहते हैं, बच्चे डर जाते हैं। अरे ऑफिस जाने वाले बड़े बड़े मूंछ वाले लोग भी डर जाते हैं। तुम्हारे भैया तो नहीं डरते हैं मुझसे। तो उनकी मूंछ भी किधर है? पहले मूंछ हुआ करती थी, पैसा का जरूरत पड़ा तो लाला ने कहा कि मूंछ रख दो, पैसा ले जाओ, तो मूंछ उतार किया। अच्छा चलिए छोड़िए, बहुत ज्यादा छीछा लेदर हो गया है। अभी आप अपना अनशन जो है वो तोड़ दीजिए। चलिए कोई सिर इधर लाते हैं, सिर पे तोड़ते हैं। अरे नहीं, अरे ऐसे थोड़ी अनशन तोड़ते। ए लीजिए, आपके लिए लेकर आए हैं, ये पी के अनशन तोड़ अभी दीजिए। शुरू नहीं हुआ तोड़ भी दिया। इतना ही होता है लंबा, इससे लंबा अनशन हमसे। ये तो नारियल का तेल है। हम नारियल का पानी ही ला रहे थे, वो नारियल थोड़ा ज्यादा दब गया हमसे, तो तेल निकल आया। चलो कोई बात नहीं, पानी से तो महंगा ही होता है तेल। अच्छा है, अच्छा है। वैसे छोटी छोटी बात पे लड़ती हैं, आज इतनी लड़ाई नहीं कर रहे तुम लोग। बड़ा मैं हैरान हूं। आज अन्ना जी आए हुए हैं, हम यहाँ पर लड़ाई नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं नहीं करेंगे। अच्छा। आज का पूरा एपिसोड के एंड तक बिल्कुल लड़ाई नहीं करेंगे। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मनिंदर जैन जी प्रख्यात म्यूजिक डायरेक्टर रविंदर जैन जी, ये उनके छोटे भाई हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मनिंदर जी, शशांक आपसे मिले थे आपके ये आइडिया लेकर? शशांक मुझको मिला, पहली मुलाकात में मैंने हाँ कर दी। लकीली उस समय मेरे बड़े भाई रविंद्र जैन जी मेरे साथ में थे जी। उन्होंने भी सुना और उन्होंने तुरंत उसी समय 2 लाइन गाई थी, कोई तो है जो देश की चिंता करता है। उसी समय उन्होंने बोला था और मुझसे कहा था कि जाओ तुम इस फिल्म को ज़रूर बनाओ। वो मेरी इसकी शुरुआत थी। इस फिल्म में अन्ना जी जब 9 साल के थे तब इनकी माँ ने सिखाया, संस्कार दिए। इसके बाद मिलिट्री में रहे, तो ये जो एक 9 साल के बच्चे से लेकर के 79 ईयर्स तक का जो सफ़र है वो हमने किस तरह से दिखाया है। अगर आप इसको देखेंगे तो आप ताज्जुब कर जाएंगे। मेरा मन है कि इस फिल्म को देख करके अगर हमारे देश में कुछ और अन्ना, कुछ और गांधी जी पैदा हो जाएं तो मेरा बनाना सफल हो जाएगा। कपिल जी। जी सर। बहुत बड़ी कॉज में आप हमारे सहभागी बने हैं सर। इसी के लिए मेरा मन है कि मैं आपको कुछ भेंट करूं। जी प्लीज। अगर आप कहें तो मैं ऊपर आऊं। जी जी प्लीज। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अन्ना, हमारे शो में एक रवायत है, जो भी सब आते हैं हम लोग एक सेल्फी जरूर लेते हैं। आप सबके साथ भी एक। थैंक यू। एक बार हमारे प्यारे अन्ना जी के लिए जोरदार तालियां। समाज का परिवर्तन लाना, देश को खड़ा करना, ये सबका हमारा मकसद यही है। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए मेरे साथ में थोड़े एक घोषणा देंगे ऐसे अपेक्षा करता हूँ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.